हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग एक नई स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है 11 द चैप्टर ऑफ लव। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, जो जीता मून उसका। मुंबई, आश्रय अनाथाश्रम। फाइनली सब काम पूरा हुआ। अब बस हमारे मुख्य मेहमान आ जाए तो हम फंक्शन को शुरू कर सकते हैं। कमर पर हाथ रखते हुए सारंगी ने एक लंबी सांस छोड़ी और दूसरी तरफ देख आवाज लगाई, रित्री, कब तक आएंगे आपके पति देव? रित्री खाने की व्यवस्था देख रही थी। सारंगी की तरफ आकर उसने कहा, मैंने बताया था ना, उस पुलिस वाले का कोई भरोसा नहीं। बीवी बच्चे को समय नहीं देता। तुम्हें लगता है किसी फंक्शन पर समय से पहुंच पाएगा? मेरी मानो, मेहमान बदल लो, वरना आज तो फंक्शन शुरू हो नहीं रहा। इसी बीच रित्री का पल्लू पकड़े एक 2 साल का बच्चा उसके पीछे पीछे आया। सारंगी ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। कभी तो अपनी मम्मा को छोड़ दिया करो मून। देखो यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए कितने सारे बच्चे हैं। राघव है, समर्थ है। मून ने ना में सर हिलाया। उसे किसी के साथ नहीं खेलना था, उसे बस मम्मा चाहिए थी। रित्री ने सर हिलाकर कहा, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, चाहे फिर कुछ भी ला कर दो, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता मुझे। दूसरे बच्चे की प्लानिंग भी नहीं करने दे रहा ना। समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, सारंगी ने शरारत से कहा तो रित्री ने आंखें बड़ी कर ली। कितनी बेशरम है तू, पता है तुझे? रित्री ने कहा। बिल्कुल पता है, मेरा पति बता देता है ना मुझे, सारंगी ने दांत दिखा दिए। रित्री आंखें घुमाकर रह गई। उसने कहा, बस एक बेटी होने ही चाह है अब मुझे, ताकि वो बड़ी होकर तेरा एक बेटा फंसा ले और जिंदगी भर तेरे सर पर तांडव करे। सारंगी ने बच्चे को गोद में उछालते हुए कहा, दोस्त से समधन बनने की चाह है? कोई ना, अगर बेटी ना हुई तो मैं मून की शादी अपने राघव से करा दूंगी। राघव से क्यों, मुझसे क्यों नहीं? 2 7 साल के बच्चे वहां आ गए। उनमें से एक ने कहा, हर एक चीज आप राघव को पहले दे देते हो। मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती। ये क्या बोल रहे हो समर्थ? माँ बाप के लिए बच्चे एक जैसे होते हैं, रित्री ने उसे डांटते हुए कहा। और जब देव तुम्हें ज्यादा प्यार देते हैं तब? दूसरा बच्चा यानी कि राघव समर्थ के साथ लड़ पड़ा। शांत, बहस नहीं चाहिए मुझे। और समर्थ, तुम नहीं संभाल पाओगे मून को, इसलिए तुम मेरी तरफ से रिजेक्ट हो। दूर ही रहना है तुम्हें इससे, सारंगी ने बच्चे के साथ बच्चा बनते हुए कहा। रित्री ने सर पकड़ लिया। कौन कहता इस औरत के 2 7 साल के बच्चे थे? अपने ही बच्चे से कौन लड़ता है भला? बिल्कुल नहीं, मैं कोई भी चीज इस माँ के मगरमच्छ को आसानी से मिलने नहीं दूंगा। कहते हुए समर्थ ने सारंगी के गोद में मौजूद मून को जैसे ही हाथ लगाया, मून एकदम से रो पड़ा। समर्थ ने हैरानी से कहा, मेरे छूते ही ये रोने क्यों लग जाता है? क्योंकि तुम इसे नहीं संभाल सकते। राघव ने उसे दूर हटाया तो मून फिर से शांत हो गया। समर्थ ने बारी बारी राघव और मून को घूरने के बाद वहां से भागते हुए कहा, मैं डेट से शिकायत करूंगा तुम सबकी। जा जा, बाप के चमचे, तुम्हारा बाप जैसे कच्चा खा जाएगा हमें, सारंगी ने उसी लहजे में उसे जवाब दिया। बड़ी हो जाओ सारंगी, रित्री अफसोस जताते हुए बोली। इसी बीच समर्थ एक आदमी की टांगों से जाकर चिपकते हुए बोला, डेड आप आ गए। किस लिए उद्धार हो रहा था मेरे नाम का? राजन समर्थ को अपनी गोद में उठा लिया। समर्थ ने तुरंत ही उनके कान में शिकायतें लगाना शुरू कर दिया। आओ जीजू, आपका ही इंतजार था। आपके 3 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं मेरे बच्चे को लेकर। रित्री ने राजन को देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, देखो डेड, ये मम्मा मून राघव को देना चाहती है। समर्थ ने सारंगी की तरफ उंगली दिखाकर कहा। बच्चों के आपसी मतभेद के कारण पति पत्नी में भी काफी नोकझोंक होती रहती थी। राजन ने कहा, जो बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीखा तुम लोग उसके लिए लड़ रहे हो? अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। बड़े होकर बंदूक बॉम्ब के साथ लड़ना, जो जीता मून उसका।
उन्होंने बात को टाल देने के लिए कहा था, लेकिन सब मुंह खोले उसे देखने लगे। यकीनन उनके बीच बातें मजाक में चल रही थी, लेकिन क्या वो मजाक बच्चे समझ पा रहे थे? राजन ने समर्थ को नीचे रखा और मून को सारंगी से लेकर उसे दे दिया, जाओ अब पीछे गार्डन में जाकर खेलो। रवि दादा और रूबी भी वही होंगे। समर्थ अपनी गोद में मून को पाकर काफी खुश था। इससे पहले कि मून फिर से रोने लगता और उसके हाथों से उसे ले लिया जाता, वो तुरंत ही आगे बढ़ गया। पीछे पीछे राघव भी उस पर चिल्लाते हुए जाने लगा। युवराज कहाँ रह गया? राजन ने बच्चों के जाने के बाद कहा। सुबह भी नहीं हुई थी ठीक से, कोई मंगल जेल से भाग गया। साहब भी बस इतना सुनकर घर से निकल गए। ऋत्री ने कहा तो राजन के अलावा उसके पीछे खड़े छोटे भाई मयंक और गार्ड कैलाश की आंखें ठंडी पड़ गई। रोशन, आप क्या कर रहे हो? पेड़ के पीछे से झांककर 6 साल के बच्चे ने कहा। दूसरा 8 साल का बच्चा पेड़ की जड़ से पीठ लगाकर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। आवाज सुनकर जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, दिल पर हाथ रख चिल्ला पड़ा। पेड़ के पीछे से पहले वाला बच्चा बाहर निकलकर बोला, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर रोशन? दूसरा बच्चा रोशन हल्का सा गुस्सा हो गया। न जाने कौन था ये अजीब सी लाल आंखों वाला बच्चा। हर महीने में एक दिन आकर उसके पीछे पीछे घूमते हुए उसे परेशान करता था। रोशन ने कितना कोशिश की उसे दूर करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोशन ने नजरें दोबारा किताब में गड़ा ली। दूसरा बच्चा घुटनों पर आकर उसके सामने बैठ गया। आप फिर पढ़ रहे हो? आखिर क्या है इस किताब में? इससे अच्छा मेरे साथ खेल लो प्लीज। रोशन ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे ने दोबारा कोशिश की, अगर आप मेरे साथ खेलोगे तो मैं आपको अगली बार बहुत सारी किताबें लाकर दूंगा। रोशन ने उसे घूरा, मुझे परेशान मत करो। मैं परेशान नहीं कर रहा, बस आपके साथ एक बार खेलना चाहता हूँ। मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करोगे? बच्चा मासूमियत से बोला। रोशन ने एक ठंडी सांस छोड़कर किताब बंद कर ली। फिर एकदम से खड़े होकर वो आश्रम के अंदर जाने के लिए चल पड़ा। बच्चे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रोशन, आप कहाँ जा रहे हो? किताब रखने के बाद मेरे साथ खेलोगे? मेरे पीछे आना बंद करो, कहकर रोशन दौड़ पड़ा। बच्चा उसके पीछे नहीं भागा, बल्कि एक जगह रुककर वह मुस्कुरा दिया, एक ना एक दिन मैं आपके साथ जरूर खेलूंगा, रोशन। उसी गार्डन के अंदर एक 10 का बच्चा 3 साल के बच्चे को खाना खिला रहा था। छोटे बच्चे के नखरे कम नहीं थे। भूख उसे ही लगी थी, लेकिन बड़े बच्चे हो अपने पीछे खूब दौड़ा रहा था। इस बीच राघव और समर्थ भी मून को लेकर वहां पहुंच गए। समर्थ ने कहा, ए बच्चे, हमारे दादा को अपने पीछे दौड़ाना बंद कर, समझे ना? वरना तेरी टांगे काट कर तुझे एक जगह बिठा दूंगा। बच्चा डरकर एक जगह रुक गया और जल्द ही रवि से जाकर चिपक गया। राघव ने मून को उसकी गोद से छीन लेते हुए कहा, इतनी हिंसक बातें मत करो, तुम हमेशा बच्चों को रुला देते हो। रवि ने सहमति जताई और नीचे घास पर बैठते हुए बच्चे को सामने बिठाकर कहा, चलो सनी, जल्दी से अपना मुंह खोलो, वरना ये अच्छा अच्छा खाना मैं मून को दे दूंगा। सनी ने जल्दी से मुंह खोल दिया ताकि रवि उसका खाना किसी को भी ना दे। उसे देखते हुए रवि मुस्कुरा पड़ा, साथ ही उसकी आंखों में अजीब से भाव उमड़ आए। महीने में एक दिन आता था वो यहाँ। जितना जिद्दी ये बच्चा था, कोई सह लेता होगा उसकी हरकतें। हाँ, शायद मन मार कर सह लेता होगा, क्योंकि ये आश्रम सारंगी द्वारा बनाया हुआ था। वो काफी ज्यादा सख्त थी बच्चों के मामले में। हर जगह सीसीटीवी लगाकर वह अपनी नजरें सब पर बनाए रखती थी ताकि उसकी पीठ पीछे बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। आज इस आश्रम में 50 बच्चे थे। सारंगी और ऋत्री के कारण उन सबकी जिंदगी संवर चुकी थी। आश्रम को 5 साल पूरे होने की खुशी में वहां पर छोटा सा फंक्शन रखा गया था, जिसके लिए उन्हें बस युवराज चौहान का इंतजार था। कुछ ही समय में सभी बच्चों को खाना खिलाकर बाहर गार्डन में बने एक टेंट के अंदर जमा किया गया था। स्टेज पर राजन और मयंक के अलावा ऋत्री और सारंगी भी मौजूद थे। उनके बच्चे बच्चों के बीच कहाँ गायब थे उन्हें पता भी नहीं था। ऋत्री को फोन आया था युवराज का।
वह कुछ ही समय में पहुंच रहे थे। तब तक उन्होंने फंक्शन शुरू करने के लिए कहा। आश्रम के बाहर एक पुलिस जीप आकर रुकी और जल्दी जल्दी में बाहर निकलकर युवराज अंदर चल पड़े। गेट से अंदर जाते हुए ही कोई उनसे टकराकर आगे निकल गया। माफ करना साहब। युवराज के कदम ठिठक गए। गर्दन घुमाकर उन्होंने पीछे देखा तो आदमी तेजी से भागकर उनकी आंखों के सामने एक गाड़ी में बैठकर चला गया। इससे पहले युवराज उसके पीछे जाने के लिए कदम आगे बढ़ाते आश्रम के अंदर एक तेज धमाका हुआ। आंखें बड़ी करते हुए युवराज ने मुड़कर देखा तो टेंट के अंदर से आग की लपटें उठ रही थी। तभी एकदम से आश्रम की पूरी छत ढह गई। एपिसोड 2 मुझे पता है हम जुड़वा है। सब कुछ जल रहा था। कानों में कई सारी चीखें एक साथ सुनाई दे रही थी। खून से लथपथ पड़ी सारंगी ने राघव और समर्थ का हाथ एक दूसरे के हाथ पर रखा। होठों पर मुस्कान लिए उसने पलकें झपकाई तो आंखों में जमा पानी गालों पर बह गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और हाथ दोनों लड़कों के हाथ पर से फिसलकर हमेशा के लिए छूट गया। मम्मा! एक तेज चीख के साथ वह 25 वर्षीय लड़का जाग गया। पसीने से भीगा हुआ चेहरा लिए वह जोर जोर से हाफ रहा था। कुछ पल लगे उसे होश में लौटने में जब एक अलार्म बजने लगा। लड़के ने अपने हाथ में पहनी घड़ी को छुआ तो अलार्म बंद हो गया। एक ऑफिस की बिल्डिंग के आलीशान केबिन में वह सोफे पर बैठा हुआ था। बस 10 मिनट नैप लिया उसने काम के चलते। चेहरे पर हाथ घुमाकर वो एक बार फिर खड़ा हो चुका था कि किसी ने उसे फोन करके कहा, डेविडसन मारा गया राघव। कल रात तुम जिस पार्टी में गए थे वहां बहस हुई थी ना तुम्हारी उसके साथ। क्या ये समर्थ का काम है? डोंट नो दादा। ये लड़का कुछ भी कर देता है। राघव ने ठंडी सांस छोड़कर कमर पर हाथ रख लिया। तुम इतने रिलैक्स साउंड कैसे कर सकते हो? उसने फिर तुम्हारे किसी राइवल को मार दिया, जिसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा लोगों को। सामने से रवि हल्के गुस्से में बोला। वो बस मुझे परेशानी में डालना चाहता है दादा। डोंट वरी, मैं जल्द ही इस बात को खत्म कर दूंगा। राघव ने कहकर फोन बंद किया और एक हैंगर से टंगा ब्लेजर उठाकर केबिन से बाहर निकल पड़ा। उसके बाहर आते ही बाहर खड़े 2 गार्ड्स उसके पीछे जाने लगे थे। चलते हुए ही उसने ब्लेजर पहन लिया था। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर पहुंचा बहुत से मीडिया के लोगों ने उसे घेर लिया। मिस्टर राघव आर्या, आपके राइवल मिस्टर डेविडसन का खून हो चुका है। कई लोगों के मुताबिक पिछली रात आप दोनों के बीच एक पार्टी में बहस हुई थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपका किसी तरह इस खून में इन्वॉल्वमेंट है? नो कमेंट्स। राघव ने बस इतना ही कहा तो गार्ड्स ने उसके जाने के लिए रास्ता खाली कर दिया। उसके जाते ही मीडिया वाले अपनी तरह से बातें बनाने लग गए थे। सुबह का समय। एक के बाद एक कुछ काली गाड़ियां एक आलीशान विला के अंदर प्रवेश कर गई। एक गाड़ी का दरवाजा खुलते ही राघव बाहर आकर तेजी से घर के अंदर चल पड़ा। हॉल में रुककर वह तेज आवाज में चिल्लाया, समर्थ आर्या। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पूरे 1 मिनट बाद एक अलसाए आवाज किचन के दरवाजे से सुनाई दे गई, मुझे पता है हम जुड़वा है, पर सोते जागते मुझे ही याद करके मेरा नाम जपते रहोगे तो कैसे चलेगा डार्लिंग। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ मुझसे यकीनन जेलेस होने वाली है। राघव गुस्से में उसकी तरफ पलटा, तुमने डेविडसन को मारा। गलत सलत खबरें मत लाया करो। मैंने उसे सिर्फ मारा नहीं बल्कि जिंदा जलाया है। ओह माय गुडनेस। जब वो चीख रहा था, क्या फील थी? वह इस मजे के साथ बता रहा था जैसे कोई वन नाइट स्टैंड करके आया हो। राघव ने अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाया। अगले ही पल उसकी नजर नीचे ही बने एक कमरे पर पड़ी। टेढ़ी मुस्कान होठों पर लाकर वो बोला, तुम्हें पता है कि उस गेमिंग रूम को मैं स्टडी रूम बनाना चाहता था। समर्थ की भौहें सिकुड़ गई। कमरे की तरफ उंगली दिखाते हुए वो बोला, यू मीन मेरा गेमिंग रूम, जिसे दादा ने मुझे लेने के लिए कहा था। राघव गहराई से मुस्कुराकर सर हिलाते हुए हाँ बोला। इससे पहले कि समर्थ कुछ सोच पाता राघव तेजी से उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। समर्थ आंखें बड़ी करते हुए उसके पीछे भागा, पर देर हो गई। राघव ने गन निकालकर बड़े से मॉनिटर के बीचों बीच गोली चला दी थी।
तुम्हारे 5 मिनट बड़े होने के कारण मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वरना गन मेरे पास भी है। कहते हुए समर्थ ने पास ही रखी एक मेज की दराज को खोलकर बंदूक निकाली और राघव पर तान दी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घूर रहे थे। अगर उन्हें समय पर ना रोका जाए तो न जाने वो एक दूसरे के साथ क्या करते। राघव, समर्थ, जस्ट स्टॉप राइट नाउ। बस तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मैं तुम्हें भारत जाने नहीं दे रहा। रवि की गुस्से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। भारत का नाम सुनकर दोनों लड़कों के हाथ एकदम से नीचे होकर गर्दन रवि की तरफ घूम गई। जैसे कई दिनों से ठीक से नींद ना मिली हो ऐसी शक्ल थी रवि की। दादा, आप 3 दिन पहले यही कपड़े पहनकर ऑफिस गए थे ना? समर्थ एकदम से बोल पड़ा तो राघव ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा। समर्थ चिल्ला पड़ा। वही राघव ने आगे बढ़कर रवि से कहा, आखिर कब जाने दोगे आप हमें? आपने रूबी को वहां भेज दिया, हमें नहीं। आखिर क्यों दादा? क्योंकि तुम शांत नहीं रहोगे वहां जाकर, रवि ने कहा। वाह, आपने हम में से सबसे शांत और समझदार व्यक्ति को वहां भेज दिया, समर्थ ने ताली बजाकर व्यंग से कहा। एटलीस्ट वो मेरी बात को सुन लेता है, लेकिन तुम दोनों हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हो। मेरी बात कान खोलकर सुनो, जब तक तुम दोनों एक साथ प्यार से रहना नहीं सीखते मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा अकेले। रवि ने हाथ बांधकर फैसला सुनाया। समर्थ ने तुरंत ही गन छोड़कर राघव की कमर में हाथ फंसाया और उसका गाल चूमकर उसके कंधे पर सर रखा। इतना प्यार काफी है दादा। राघव ने उल्टी जैसा मुंह बनाया था। वही रवि आंखें घुमाकर मुड़ते हुए चला गया। दादा, रुको तो, मैं वादा करता हूँ अगर ये लड़े फिर भी मैं शांति से काम लूंगा। जाने दो ना हमें। राघव को छोड़कर समर्थ रवि के पीछे भागा। राघव अकेला उस कमरे में रह चुका था। उसने खोई आवाज में कहा, 18 साल बीत गए, सब कुछ बदल चुका है, तुम भी। क्या आखिरकार वो समय आ गया है जब हम आमने सामने होंगे? देर रात को उड़ान भर चुका जेट सुबह के समय मुंबई पहुंचा। गाड़ी में बैठने से पहले एक नजर अपने शहर को देखकर राघव और समर्थ ने लंबी सांस भरी। अगले ही पल उन्होंने एक दूसरे को देखा। समर्थ ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, कभी न हारने वाले मिस्टर राघव आर्या, इस बार हारने के लिए तैयार हो जाना। अंत तक नहीं, बाकी रोने के लिए कंधा और टिश्यू पेपर मैं दोनों तैयार रखूंगा। शायद तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़े। राघव ने काफी आराम से कहा। देखते हैं, समर्थ ने कहा और अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। राघव ने भी वही किया। फिर दोनों अलग अलग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकले। पर दोनों की मंजिल एक ही थी। 2 मंजिला पीजी हाउस के किचन में एक 20 वर्षीय लड़का मुश्किल से डोसा बनाने की कोशिश कर रहा था। अब तक उससे एक भी नहीं बन पाया, इसलिए भूख मिटाने के लिए वो दूसरे हाथ में गाजर लिए खा रहा था। ये सनी, इसे आज ही काम आना था। अच्छी तरह पता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर क्यों बोलकर गया बैटर बना रखा है, डोसा बना लेना। न जाने अब कितने दिनों में लौटेगा, तब तक फिर से मैगी पर जिंदा रहना पड़ेगा मुझे। परेशान हो चुका वो लड़का स्पेचुला पटकते हुए बोला। उसने दूसरी प्लेट को देखा तो जले हुए, टूटे हुए डोसा के टुकड़े पड़े थे। तभी घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। लड़के ने गाजर भी काउंटर पर पटका और गुस्से में चिल्लाया, आ रहा हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने 6 फुट का एक हैंडसम लड़का खड़ा मिला। लंबे लड़के देखकर अक्सर वो लड़का अपनी ऊंचाई नापकर दुखी हो जाता और भगवान से शिकायत करने लग जाता, क्योंकि इस समय सामने खड़े राघव के कंधे तक ही पहुंच पा रहा था वो। वही राघव पलके झपकाना भी भूल चुका था। लड़के की ठुड्डी पर एक पुराने जख्म का निशान देखकर वो बेख्याली में बोल गया, चांद तो चांद, उस पर लगे दाग भी कितने खूबसूरत लगते हैं। एपिसोड 3, राघव और समर्थ का पीजी हाउस में आना। राघव के सामने एक लड़का खड़ा था। गोरा रंग, माथे पर बिखरे हुए बाल। राघव के बस कंधे तक पहुंच पा रहा था वो। बड़ी बड़ी आंखें जिन्हें माथे पर बिखरे बालों ने हल्का सा छुपाए रखा था। उसकी ठुड्डी पर किसी पुरानी चोट का एक निशान था जो उसकी खूबसूरती को बिल्कुल कम नहीं कर पा रहा था।
अचानक ही राघव ने अपनी आंखों को बंद किया तो 2 साल का मून बेहोश उसकी गोद में दिखने लगा। उसकी ठुड्डी पर चोट आ गई थी और काफी सारा खून बह रहा था। जी कौन चाहिए? लड़के ने कहा तो राघव होश में लौटा। हाय मैं राघव, उसने जल्दी से जवाब दिया। और मैं रंश। नाइस टू मीट यू। उसने एक मुस्कान के साथ अपने लिए बिल्कुल अनजान राघव का स्वागत हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हुए किया। राघव ने एक नजर उसके हाथ पर डाली, जो डोसा के बैटर से गंदा हो चुका था। रंश ने भी अपने हाथ को देखने के बाद अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ पीछे खींचते हुए कहा, सॉरी। उसके हाथ पीछे लेने के पहले ही राघव ने उसे पकड़कर दोनों हाथों में ले लिया। रंश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जल्द ही राघव ने उसका हाथ छोड़कर कुछ कहना चाहा। तभी किसी ने उसे दरवाजे से दूसरी तरफ धकेल कर सामने आते हुए कहा, मून। एक और 6 फुट का लड़का देखकर रंश खुद पर मायूस हो चुका था, लेकिन तभी उसने किसी बात पर गौर किया। उसका निकनेम पुकारा अभी अभी इस लड़के ने। आंखें छोटी कर वह समर्थ को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? समर्थ सकपका गया, पर अगले ही पल उसने रंश के गले में पड़ी सोने की चैन को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पुकारा। मैंने ये देखकर कहा मून। हाफ मून काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारे गले में। वैसे अगर तुम्हारा नाम सही में मून है तो बहुत अच्छा है। रंश ने एकदम से उसके हाथ पर मार कर कहा, हाँ तो अब चुरा लोगे क्या? समर्थ ने हाथ पीछे लेकर धीरे से उसे सहलाया। रंश ने कमर पर हाथ रख लिए। राघव को धकेल दिया था समर्थ ने। वो ठीक था या नहीं देखने के लिए रंश हल्का सा बाहर आया। राघव खा जाने वाली नजरों से समर्थ को देख रहा था, लेकिन रंश से नजरें मिलते ही वो एकदम से मुस्कुरा पड़ा। बताओ भाई तुम लोग कौन हो? मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो? रंश ने दोनों को बारी बारी देखने के बाद कहा। तुम्हारा घर? मेरे ख्याल से ये पीजी हाउस है, समर्थ ने कहा तो रंश हल्का सा सकपका गया। उसने एकदम से कहा, हाँ मुझे भी पता है ये पीजी हाउस है, लेकिन अब मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए ये मेरा घर हुआ। तुम दोनों क्या यहाँ रहने आए हो? बिल्कुल सही पहचाना। राघव ने एक तस्वीर उसे मोबाइल में दिखाई। तुम्हारा क्या? रंश ने राघव के मकान मालिक को किए गए पेमेंट की रिसिप्ट देखने के बाद समर्थ को देख पूछा। समर्थ ने हैरानी से राघव की तरफ गर्दन घुमाई, तुमने मेरा पेमेंट नहीं किया? कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? किस खुशी में करूं मैं तुम्हारा पेमेंट? राघव ने कहा और रंश की बगल से निकलकर अंदर चल पड़ा। आई एम योर डैम ब्रदर राघव आर्या, समर्थ खींचते हुए चिल्लाया। ओह, यहाँ शोर शराबा नहीं, बाहर रास्ते पर जाकर चिल्लाओ, शायद कोई हाथ में पैसे दे जाए। रंश ने कहकर दरवाजा बंद कर लेना चाहा। ओए मून, बात सुनो मेरी। वो कमीना मेरा भाई, सिर्फ भाई नहीं जुड़वा भाई है। देखो हमारी शक्ल भी थोड़ी बहुत मिलती है। समर्थ ने दरवाजे के बीच हाथ अड़ा कर कहा। रंश ने दोबारा उसके हाथ पर चमाट मार कर कहा, ये सब ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिलती, वो तुमसे ज्यादा गोरा है। रंश ने उसे दरवाजे से हटा कर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर किया। समर्थ का मुंह खुला रह गया। आज तक राघव के अलावा उसके साथ इस तरह का बर्ताव करने वाला रंश पहला था। पहले यहाँ का मालिक कोई और था जो इसी घर में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन अब घर का मालिक बदल चुका है। वो कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन उसकी सनी से बात हो चुकी है। बस हम रैंट उसे समय से पहुंचाए, यही उसकी कंडीशन थी। इसलिए अब नीचे 2 रूम खाली है, ऊपर 2। ऊपर ही एक कमरा मेरा है, एक मेरे भाई सनी का। तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? रंश ने राघव को घर के बारे में बताते हुए पूछा। ऊपर ही ठीक है। राघव लगातार उसे देखे जा रहा था। पल भर के लिए भी उसकी नजर रंश से हटी नहीं थी। रंश ने कुछ सोचकर कहा, ओके। वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है? राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रंश भी दांत दिखाकर बोला, इसका क्या मतलब समझूं? हाँ कि ना? आता है, सब बना लेता हूँ मैं। राघव को हंसी आने को हुई थी।
रंश ने खुश होकर हल्के सर ताली बजा दी। ग्रेट, तो फिर तुम डोसा खाओगे? राघव उसके कहने का मतलब समझ गया। वह खाने के लिए नहीं बनाने के लिए पूछ रहा था। किचन कहाँ है? राघव ने अपना बैग नीचे छोड़कर कहा। वो रहा उस तरफ। बदले में मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करके दूंगा। रंश हाथों को आपस में जोड़कर 2-3 बार पलके झपकाते हुए मासूमियत से बोला। डन। राघव ने अंगूठा दिखाया और अपने शर्ट की बाजुओं को समेटते हुए किचन की तरफ चल पड़ा। बड़ी ही आसानी से जब राघव ने डोसा फ्लिप किया तो रंश ने इम्प्रेस होकर प्लेट आगे कर दी। राघव ने उसकी प्लेट में डोसा डाल दिया। उसके चेहरे से बिल्कुल ही गायब हो चुकी मुस्कान यहाँ आते ही जैसे लौट चुकी थी। चाहकर भी वह उसे छुपा नहीं पा रहा था। इसी बीच एक बार फिर घंटी बजने की आवाज कानों में पड़ने लगी। रंश ने एक बाइट मुंह में ठूंस लिया और प्लेट समेत दरवाजा खोलने पहुंचा। दरवाजा खोलकर उसने देखा तो समर्थ बैग लेकर खड़ा था। उसके सामने खाते हुए रंश आराम से बोला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। समर्थ ने बिना कुछ बोले उसे घूरते हुए फोन आगे कर दिखाया। मेरी मकान मालिक से बात हो चुकी है, पेमेंट भी कर दिया है मैंने। कमाल है, आज तक मेरी बात नहीं हुई मकान मालिक से। रंश ने उसका रास्ता छोड़ते हुए कहा। जैसे ही समर्थ अंदर आया उसने अपना बैग नीचे छोड़कर रंश के हाथ से प्लेट छीन ली। रंश एकदम से चिल्ला पड़ा, ए वो मेरा है। तो क्या हुआ? मेरे ही भाई ने बनाया है। समर्थ आत्मविश्वास के साथ बोला, जैसे उसे पहले से पता हो वो बात। रंश ने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट वापस लेनी चाहिए, लेकिन समर्थ ने उसे ऊपर उठा दिया। रंश को एक बार फिर उसके सामने छोटा फील हुआ तो निचला होठ बाहर निकालकर वह झूठा रोना रोते हुए किचन की तरफ भागा। समर्थ उसके जाते ही हंस पड़ा। इडियट, किसी के साथ भी कितना जल्दी फ्री होकर घुल मिल जाता है। 1 मिनट, किसी के साथ भी, कहते हुए उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। ये बात अच्छी तो बस उनके लिए थी। बाकी लोगों के साथ भी अगर रंश ऐसे ही फ्री होता होगा तो उसे ये मंजूर नहीं था। होटल पैराडाइज, एक कमरे के अंदर से वह लड़का बाहर निकल रहा था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। मास्क होने के कारण उसकी बस लाल आंखें नजर आ रही थी। हाँ, उसके आंखों की पुतलियां काफी अनोखी, हल्के लाल रंग से मिश्रित थी। उसकी आंखों को देखने वाला कुछ पल हैरान होकर उन्हें देखने में खो जाता था। उस लड़के ने एक बार भी पलटकर कमरे में नहीं देखा, जहां वो अभी अभी किसी के गले में रस्सी डालकर उसे बालकनी में फांसी पर लटका के जा रहा था। उस आदमी के पैर हवा में झूल रहे थे। नीचे स्टूल गिरा हुआ था। देखने वाला यही समझता कि वो आत्महत्या थी। लापरवाही से सीटी बजाते हुए वो लाल आंखों वाला लड़का लिफ्ट में चढ़ा और ग्राउंड फ्लोर का बटन उसने प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी, लड़के ने महसूस किया कुछ ज्यादा ही शांति थी वहां। रिसेप्शन डेस्क खाली पड़ा था। लड़के के माथे पर बल पड़ गए। चारों तरफ उसने नजरें घुमाई तो एक तरफ सारा स्टाफ डरा हुआ कोने में बैठा था और उनके सामने ही कुछ नकाबपोश हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक लेकर खड़े थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलने की आवाज से सबके हथियार उस तरफ उठ चुके थे। लड़के ने तुरंत ही हाथ खड़े कर लिए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या समझ पाता, नकाबपोशों का ध्यान हटने का फायदा उठाकर अलग अलग जगह से पुलिस के लोग अंदर घुसे और सटीक निशाने के साथ उन नकाबपोश लोगों को धराशायी करने लगे। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, जिसके लिए काफी समय से अंदर घुसकर वह इंतजार कर रहे थे। गोलियां चलते ही होटल का स्टाफ चीखते हुए भागने लगा। इसी बीच किसी का धक्का लगने से वह लाल आंखों वाला लड़का खुद को संभाल नहीं पाया और सामने से आ रहे एक ऑफिसर से टकरा गया। ऑफिसर ने आंखें बड़ी कर ली। अगले ही पल दोनों धड़ाम से नीचे फर्श पर जा गिरे। एपिसोड 4, राघव और रंश का छिपकली से डरना। होटल पैराडाइज। सुबह का समय था जब एक आतंकी गुट ने वहां अपना कब्जा जमा लिया था। पुलिस किसी तरह अंदर प्रवेश करने में कामयाब रही और उन्हें मौके का इंतजार था। जैसे ही उन्हें वो मिला, उन्होंने साथ कर उस गुट को मारना शुरू कर दिया। इस बीच होटल के स्टाफ में भगदड़ मच चुकी थी।
उन्हीं में से किसी का धक्का उस लाल आंखों वाले लड़के को लगा और सामने से आ रहे ऑफिसर से वो जा टकराया। दोनों की ही आंखें पल भर के लिए फैल गई थी। ऑफिसर खुद को संभाल नहीं पाया और दोनों धड़ाम से फर्श पर जा गिरे। ऑफिसर की आंखें दर्द के कारण बंद हो गई, मगर उसका सर बच गया लड़के द्वारा समय पर सर के पीछे हाथ लगाने के कारण। जैसे ही ऑफिसर ने अपनी आंखें खोली वह कुछ पलों के लिए उन लाल आंखों में खोकर रह गया। आप ठीक है? लड़के ने चिंता भरी आवाज में ऑफिसर से पूछा। ये समय अपने दर्द के बारे में चिंता करने का नहीं था। अगले ही पल ऑफिसर ने लड़के को खुद पर से धकेल कर हटा दिया और एकदम से पलटकर उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक नकाबपोश खड़ा था। उसे मौका मिलने से पहले ही सटीक निशाना लगाते हुए ऑफिसर ने उसके माथे को बीचों बीच गोली से भेद दिया। नकाबपोश वही ढेर हो गया। फर्श पर पीठ के बल गिरा हुआ लड़का अपने होश खोकर ऑफिसर को देख रहा था। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। आसपास क्या चल रहा था, इसकी जरा भी परवाह नहीं थी उसे। इसी बीच ऑफिसर ने देखा किसी का पैर लड़के पर पड़ने को था। अगले ही पल उसे लेकर वह दूसरी तरफ पलट गया। तब जाकर लड़का होश में लौटा तो ऑफिसर उस पर गुस्सा करते हुए बोला, आर यू मैड और व्हाट? सिचुएशन क्या है? भागने की जगह तुम अपना घर का बिस्तर समझकर लेटे हो यहाँ। रोशन सर, लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रोशन की आंखें सिकुड़ गई। दोनों एक दूसरे की बगल में गिरे हुए थे। तभी किसी ने रोशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, सारे आतंकी मारे गए सर। रोशन ने लड़के से नजरें हटाकर अपने जूनियर ऑफिसर का हाथ पकड़ा और वो खड़ा हो गया। उसने अपने पास जमा हो चुके कुछ अन्य लोगों को देखकर आदेश दिया, पूरा होटल छान मारो, अगर कहीं कोई बचा हो तो बाकी इनकी बोर्डेज को शिफ्ट कर दो। उसका ऑर्डर सुनकर सभी काम पर लग गए। रोशन ने अपनी बंदूक को कमर पर फंसाया और जैसे ही पलटा देखा तो लड़का अभी भी फर्श से उठने का नाम नहीं ले रहा था। रोशन ने उसे ऐसे देखा मानो कोई पागल हो। वो उस लड़के को नजरअंदाज करते हुए जाना चाहता था, पर तभी लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया, सर हेल्प कर देंगे। रोशन ने कुछ पल उसे देखा। एक यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर से कोई पहली बार बेबाकी से हेल्प मांगते दिखा उसे। उसने हाथ बढ़ाया और लड़के को खींचना चाहा, पर लड़का भारी था। ना ही वो कोशिश कर रहा था उठने के लिए। रोशन ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचते हुए कहा, तुम पीकर आए हो क्या? उठो जल्दी, पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए। खड़ूस। लड़का होठों में ही बदबद कर रोशन की मदद से खड़ा हो गया। रोशन ने जाना चाहा तो वह एकदम से बोला, सर। रोशन के कदम ठिठक गए तो लड़के ने कहा, जान बचाने के लिए थैंक्स। आई विश आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पार्टनर मिले। रोशन ने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। वही लड़का उसे हल्का सा सैल्यूट मारकर मुस्कुराते हुए निकल गया। बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पार्टनर, रोशन ने धीरे से कहा और अगले ही पल कुछ याद करके वह सिहर उठा। नहीं नहीं, साधारण इंसान चाहता था वो अपनी जिंदगी में। रंश का झाड़ू उस कमरे में कहीं लग तो कहीं लग भी नहीं रहा था। बिस्तर के नाम पर नीचे ही गद्दा बिछाकर राघव ने अपना बैग उस पर रख खोल दिया था। फिर उसने रंश की हरकत देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कहीं जल्दी में जाना है तुम्हें? हाँ, मुझे कॉलेज निकलना है, लेकिन जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, कमरा साफ करने ही जाऊंगा। रंश ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहकर अपना काम जारी रखा। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं कर लूंगा, रहने दो तुम। राघव ने आगे आकर उसके हाथ से झाड़ू ले लिया। अरे नहीं, रंश ने भी झाड़ू को छोड़ने से मना किया और उनके बीच खींचातानी शुरू हो गई। दरवाजे से लगकर समर्थ हाथ बांधे खड़ा उन्हें ठंडी नजरों से देखे जा रहा था। उसने एकदम से हस्तक्षेप करते हुए कहा, इतना ही शौक है तो एक आध झाड़ू मेरे कमरे में भी मार दो। राघव और रंश दोनों के चेहरे एक साथ उसकी तरफ घूमे, लेकिन अगले ही पल दोनों लड़कों ने आंखें बड़ी की और एक दूसरे से चिपककर झाड़ू छोड़ दिया। रंश खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। छ छिपकली। समर्थ के होठों पर छिपकली सुनकर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसके भाई के मुंह पर बचपन में एक छिपकली गिर गई थी।
तब से उसका छिपकली को लेकर डर खत्म नहीं हुआ था। समर्थ ने खुद उस बात को कितनी बार राघव को डराने के लिए इस्तेमाल किया था। अब रंश भी छिपकली से डरता था। समर्थ, भगाओ इसे, राघव हल्की सी कांपती आवाज में बोला। अगर किसी ने द ग्रेट राघव आर्या को ऐसे छोटी सी छिपकली से डरते देख लिया तो बोलो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। समर्थ हल्की हंसी के साथ कहते हुए उसका मजाक उड़ाया और अंदर आ गया। फिर दोनों लड़कों की नजरों का पीछा करते हुए उसने देखा तो दरवाजे की दूसरी तरफ एक छिपकली दीवार से चिपकी हुई थी। कुछ सोचकर उसके होठों पर एक विजय मुस्कान आ गई। उसने दोनों डरे हुए लड़कों को देखकर कहा, तो तुम लोग चाहते हो मैं इसे भगा दूं? लाउड स्पीकर लाकर दूं तब मानोगे? हाँ, उसे भागना है और अभी भगाना है, वरना मैं इस घर से भाग जाऊंगा। रंश की टांगे कांपने लगी थी। तो फिर बदले में तुम दोनों मेरा रूम साफ करोगे? समर्थ ने छिपकली भगाने के बदले शर्त रखी। रंश और राघव कुछ सोचने की हालत में नहीं थे। दोनों ने हाँ में सर हिलाया तो वही रंश ने कहा, उसे बस दरवाजे से दूर कर दो, मैं बाहर भाग सकूं और ऐसा करते हुए वह मुझ पर जंप ना करे, इतना रास्ता खाली करो बस। रूम की सफाई, समर्थ ने दोबारा कहकर उसे याद दिलाया। अरे डन, मैं घर आकर मैं तुम दोनों के कमरे में साफ कर दूंगा। सफाई में मेरा कोई जवाब नहीं, सब साफ कर देता हूँ, रंश ने कहा तो समर्थ को न जाने क्यों थोड़ा अजीब लगा। तभी राघव चिल्लाया, अब मुहूर्त निकलोगे क्या? मूर्ति? वॉर? मूर्ति क्यों निकलूंगा, भगाना है उसे, बस कुछ फेंक कर नहीं मारना। समर्थ ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अबे गधे के सींग, राघव ने चिढ़कर कुछ बोलना चाहा, मगर आगे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। गधे के तो सींग ही नहीं होते हैं। समर्थ फिर नासमझी से बोला, अगर तुम इससे ज्यादा कुछ बोले तो गधे के सींग के साथ दिन में तारे भी दिखा दूंगा तुम्हें। रंश काफी जोर से उस पर चिल्ला दिया। समर्थ ने आंखें छोटी करते हुए हाथ आगे किया। रंश की भौहें सिकुड़ गई। अब क्या? वो झंडू इधर लाओ, समर्थ ने नीचे पड़े झाड़ू की तरफ इशारा करते हुए कहा। यू मीन झाड़ू? राघव ने खींची हुई आवाज में कहा। व्हाटएवर इट इज, मैं कोई सफाई वाला नहीं हूँ उसका नाम याद रखने के लिए। जो भी है मेरे हाथ पर रख दो, समर्थ ने उंगलियां हिलाकर कहा। राघव का जबड़ा कस गया, मगर पर्याय नहीं था, वरना वो कोई समर्थ की बात सुन ले, मुमकिन ही नहीं। चुपचाप उसने झाड़ू उठाकर समर्थ के हाथ पर रख दिया। रंश ने दोबारा उसे पकड़ा और दोनों तेजी से पीछे हटकर एक कोने में हो गए। छिपकली रानी माफ करना, तुम्हें भगा रहा हूँ, उससे पहले एक थैंक्स तो बनता है। बस तुम्हारे कारण मेरे रूम की सफाई ये लोग कर देने वाले हैं। वैसे आती रहना यहाँ पर, डरने की जरूरत नहीं, मेरे ही भाई का कमरा है। बड़े ही प्यार से उससे बातें करते हुए समर्थ उस छिपकली को भगाने लगा। कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी, फिर भी रंश को समर्थ के कमरे की सफाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि ये उसके अभी करने को बोला था। अब रंश ने भी हाँ बोल दिया था उसे। शाम को थक कर आके काम करने से बेहतर रंश अभी जल्दबाजी में उसे निपटा कर जा सकता था। ऊपर से समर्थ ने धमकी भी दे डाली थी कि जैसे उसने छिपकली को भगाया था वैसे वो उसे वापस घर में ला भी सकता था। मजबूरी थी रंश की। गुस्से ने झाड़ू लगाते हुए एकदम से उसका पिछला हिस्सा एक बॉक्स से लग गया, जिसे समर्थ ने बैग से निकालकर एक छोटी सी मेज पर रख दिया था। बॉक्स अगले ही पल फर्श पर गिरा और कुछ टूटने की आवाज हुई। समर्थ दिल पर हाथ रखते हुए पलटा और बॉक्स को देख उसने आंखें बड़ी कर ली। रंश के चेहरे का रंग भी पूरी तरह उड़ गया। राघव भी वही मौजूद था, उसके चेहरे पर भी परेशानी उभर आ गई। एपिसोड 5 रंश का नंबर। मेरा PS5। दिल पर हाथ रख समर्थ चिल्ला पड़ा, जिसे सुनकर रंश भी हल्के से चिल्ला दिया। झाड़ू छोड़ते हुए मुंह पर हाथ रख उस नीचे गिरे हुए बॉक्स को वो देखने लगा। समर्थ ने बड़े ही प्यार से उस बॉक्स को उठाया मानो उसकी सगी औलाद हो। ये देखकर रंश थूक निगलते हुए बोला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। समर्थ ने झटके से उसकी तरफ गर्दन घुमाई तो रंश सहम कर एक कदम पीछे हटा।
समर्थ ने गुस्से में कहा, जब तुमने कहा सब साफ कर देता हूँ, तभी मुझे विश्वास कर लेना चाहिए था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम ध्यान से सफाई तक नहीं कर सकते क्या? रंश को भी गुस्सा आ गया। झाड़ू को लात मार कर दूर धकेलते हुए उसने उतनी ही तेज आवाज में कहा, एक छिपकली ना भगा रणांगन में युद्ध कर उसमें विजय होते हुए हमें मृत्यु मिलने से बचाया हो। वो तो मेरी महानता समझो जो अपनी बात से ना मुकर कर सफाई में लग गया मैं। समर्थ ने 2-3 बार पलके झपका दी और अगले ही पल राघव की तरफ देखा। कौन सा आंगन? युद्ध, मृत्यु। राघव के होठों के कोने ऊपर उठने लगे। अगले ही पल उसने अपना पेट पकड़ा और झुककर जोर जोर से हंसने लगा। रंश जहां गुस्से से हाफ रहा था वहीं समर्थ के चेहरे पर नासमझी वाले भाव थे। मुश्किल से अपनी हंसी रोककर राघव ने रंश को कंधों से पकड़ लिया। तुम्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी, इसे छोड़ो। डायरेक्ट कॉन्वेंट में डाले गए बच्चों की हालत ऐसी ही होती है। इसके अलावा उसने कभी अपना शब्द भंडार बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो रंश को अपने साथ ही ले जाने लगा तो समर्थ खड़े होकर उंगली दिखाते हुए बोला, ए आंगन, मृत्यु, युद्ध। मेरा PS5 भूल गए क्या? बात खत्म नहीं हुई अभी हमारी। बोलो कितना महंगा था? तुम्हारे मुंह पर मारूंगा मैं पैसे। रंश ने एकदम से पलटकर तैश में आए हुए कहा। समर्थ ने कुछ पल उसे देखा और कहा, 1 लाख। क्योंकि मैं उसे इटली से लाया था तो लाने का भाड़ा उसमें काउंट होगा। चलो 1 मिनट के अंदर फेंक कर मारो मेरे मुंह पर पैसे। रंश का मुंह जरूरत से ज्यादा खुल गया था। 1 लाख? हाँ, मेरी भी महानता समझो इसे जो बस 1 लाख बता रहा हूँ। समर्थ ने कमर पर हाथ रख सर ऊंचा उठाते हुए कहा। बस 1 लाख? रंश फटी आंखों से बड़ा सा घुट भरते हुए बोला। समर्थ तुम डरा रहे हो उसे। एक लिस्ट देख लो तुम्हारी चीज सही सलामत है या नहीं। जितना मैं जानता हूँ तुम्हारी चीजों की पैकिंग बहुत ध्यान से करते हैं सवेंस। राघव ने जैसे ही कहा समर्थ जबड़ा भींच कर रह गया। क्या जरूरत थी राघव को ये कहने की? अगले ही पल रंश उस बॉक्स की तरफ लपका और उसे जल्दी में खोलने लगा। समर्थ ने हाथ से चेहरा छुपा लिया। अच्छा भला फिर से रंश को ब्लैकमेल करके के लिए वजह मिल रही थी, लेकिन राघव ने उस पर गंदा पानी फेंक कर धुला दिया। हाश, देख लो तुम्हारी चीज बिल्कुल सही सलामत है। खामखा मुझे हार्ट अटैक दे दिया तुमने। भूलूंगा नहीं मैं इस बात को। रंश ने समर्थ को घूरते हुए कहा। समर्थ ने मुंह बना दिया तो रंश हाथ झाड़ते हुए खड़ा होकर वहां से जाते हुए बोला, थैंक्स राघव। मैं वापस आकर तुम्हारी हेल्प करूंगा कमरा सेट करने में। और इसके अलावा तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हर पल तैयार हूँ। वैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा ना? राघव ने तुरंत ही फोन निकाल कर उसके पीछे जाते हुए ना कहा तो रंश ने उसके फोन में अपना नंबर सेव करके दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ समर्थ ने उस खाली बॉक्स को लात मार कर कहा, जिसने भी इसकी पैकिंग की उसका सर काट डालने का मन कर रहा है मेरा। वो मून की नजर में अच्छा भी बन गया और नंबर भी मिल गया। अपने बाल नोचकर जोर जोर से उसने पैर पटक दिए। व्हाट द हेल? रोशन हैरानी से बोला जब उसके सहकर्मी पाटिल ने बताया कि होटल के एक कमरे की बालकनी में किसी ने खुद को फांसी पर लटका लिया था। रोशन पाटिल के साथ खुद वहां गया और उन्होंने कमरे की अच्छे से जांच पड़ताल की। होटल का मैनेजर बार बार अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ रहा था। एक तो आज का आतंकी हमला, ऊपर से ये आत्महत्या। सारा सामान सही सलामत है, शरीर पर कोई निशान नहीं, आत्महत्या ही लग रही है। पाटिल ने धीमी आवाज में रोशन को बताया जो नीचे उतार चुकी लाश को गौर से देख रहा था। आखिर कोई मरने के लिए किसी होटल क्यों आएगा? और रस्सी भी साथ ले आया? रोशन शंका जताते हुए बोला। मरने के कई तरीके थे, लेकिन इसने ये चुना। पाटिल ने कंधे उठा दिए। अब मरने वाली की इच्छा पर हम संदेह नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाकर मरना पसंद करेगा। रोशन ने आंखें घुमाकर ग्लव्स उतार फेंके। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और कमरे को सीज करो। कोई भी चीज उसकी जगह से हिलने नहीं चाहिए। मैनेजर ने उसकी आखिरी बात पर सहमति जताई तो रोशन और पाटिल उस कमरे से निकल गए।
नीचे पहुंचकर रोशन ने मुंह पर हाथ रख उबासी ली। पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय लेंगे? नींद लूंगा पाटिल साहब, बहुत लंबी ड्यूटी कर ली, अब तो गाड़ी चलाने का भी मन नहीं। रोशन अपनी आंखें झपकाते हुए बोला। वह लाल पड़ चुकी थी पूरी रात नींद न लेने के कारण। आप कहे तो छोड़ दूं घर तक? पाटिल ने कहा, मगर वो चाहता था कि रोशन ना ही कहे। रोशन हल्के से हंसकर बोला, कहा आप उल्टा रास्ता लेकर मुझे छोड़ने आएंगे? आप अपने रास्ते जाए, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। पाटिल ने सर हिलाया, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। अंदर बैठकर जैसे ही रोशन ने बेल्ट लगाने के लिए दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें पल भर के लिए बंद पड़ गई। सफेद गुलाब के नीचे एक चिट्ठी रखी हुई थी। रोशन ने बेल्ट छोड़ा और चिट्ठी की जगह दूसरी तरफ वाले दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका लॉक चेक किया। हमेशा की तरफ टूटा हुआ, जिसके कारण रोशन गुस्से में चीख पड़ा, यू ब्लडी बास्टर्ड, कभी मिल जाना मुझे। इस लॉक की तरह तुम्हारी गर्दन ना तोड़ दी तो मेरा नाम रोशन चौहान नहीं। 2 दिन भी नहीं हुए लॉक बदल कर फिर से तोड़ दिया। कमीनी शख्स रूबी, कीड़े पड़े तुम्हारे शरीर में। जितनी सैलरी आती है उसमें से आधा तो लॉक बदलने के खर्च में ही चले गए इस महीने। अरे कांच के बाहर रख देती अपना नोट, मैं वैसे भी फाड़ कर ही फेंकता हूँ तो। 1 मिनट, मैं फाड़ कर फेंकता हूँ, इसका बदला तो नहीं लिया जा रहा ना? झटके से दरवाजा छोड़ते हुए उसने फूल उठाया और तोड़ मरोड़ कर कांच के बाहर फेंका। उसके बाद उसने चिट्ठी उठाए। आज क्या लिखा है? मेरे हैंडसम हॉट खड़ूस पुलिस वाले को प्रमाण। यार चिट्ठी फाड़ कर आप जैसे मेरे दिल के टुकड़े कर देते हो। अब मेरी राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं कि आप ऐसे ट्रीट करो उस चिट्ठी को। खैर, आज फिर रूबी ने आपको देखकर हमेशा की तरह दिल हार दिया। न जाने कब वो दिन आएगा जब आप होंगे मेरी बाहों में। आपके साथ खेलने का बड़ा मन है सर। इससे आगे रोशन पढ़ नहीं पाया और उसने इस वाली चिट्ठी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर गाड़ी में उड़ा दिए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। आखिर कौन थी ये रूबी? क्यों उसे परेशान कर रही थी वो नहीं जानता था। हवा की तरह आकर अपना काम कर निकल जाती थी। उसे हमेशा पता होता था कि रोशन कहाँ मिलेगा। पिछले महीने भर से वो परेशान हो चुका था। एक लंबी सांस भरकर उसने खुद को शांत किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके पीछे ही एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वही मास्क वाला लड़का जिसकी आंखें लाल थी, वह हल्के से हंस रहा था। नीचे गिरे हुए फूल को वह कुछ पल देखता रहा। तभी उसे एक मैसेज मिला, रूबी, हम भारत आ चुके हैं, लोकेशन पर पहुंचो 11। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।